आज हम हीम सिंथेसिस और पोरफायरिया करने वाले हैं और वो भी सिंपल निमोनिक के साथ। ये जो सामने पाथवे लिखा है इससे प्लीज़ परेशान मत होइएगा। आपको फिंगर टिप्स पे सारे स्टेप्स, इन एंजाइम के नाम, पोरफायरिया की टाइप्स, उसके साइन एंड सिम्टम्स और इसकी सारी टाइप्स के कौन से एंजाइम डेफिशिएंट होता है फिंगर टिप्स पे हो जाएगा सिर्फ एक वीडियो में इंशाल्लाह। चलें, ग्लाइसिन और सक्सिनाइल को ए मिलता है एला सिंथेस की प्रेजेंस में, तो एला बनता है। अभी ये स्टेप थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बोल के बता देती हूँ, उसके बाद आपको निमोनिक की तरफ मूव करती हूँ। एला डिहाइड्रोटेस की प्रेजेंस में पोरफाबिलिनोजन बनता है। पोरफाबिलिनोजन डीएमाइनेज की प्रेजेंस में हाइड्रोक्सीमिथाइल बिलेन बनेगा। हाइड्रोक्सीमिथाइल बिलेन इन द प्रेजेंस ऑफ यूरोपोरफिनोजन सिंथेस यूरोपोरफिनोजन 3 बनता है। यूरोपोरफिनोजन 3 यूरोपोरफिनोजन डी कार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में कोप्रोपोरफिनोजन 3 बनेगा। कोप्रोपोरफिनोजन ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में प्रोटोपोरफिनोजन 9 बनेगा। प्रोटोपोरफिनोजन 9 ऑक्सीडेज की प्रेजेंस में प्रोटोपोरफायरिन 9 बनता है। एंड एट द लास्ट प्रोटोपोरफायरिन 9 फेरस मिलके फेरोचेलाटेस की प्रेजेंस में हीम बनाएगा और ये हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप है हीमोग्लोबिन में, जिसने ऑक्सीजन को बाइंड करना है। चलें, स्टेप एक्सप्लेन हो गए। अब हम चलते हैं निमोनिक की तरफ और सबसे पहले हम याद करेंगे स्टेप्स को। तो ये है एला प्लेस्ड इन यूरिन कप profusely produces heme। ठीक है, एला प्लेस्ड इन यूरिन का प्रोफ्यूजली प्रोड्यूसेस हीम। ए और एला, ठीक है। पी और पोरफाबिलिनोजन, यू और यूरोपोरफिनोजन। हाइड्रोक्सीमिथाइलिन इंटरमीडिएट स्टेप होता है और बहुत जल्दी यूरोपोरफिनोजन में कन्वर्ट हो जाता है। सी और कोप्रापोरफिनोजन, पी और प्रोटोपोरफिनोजन 9, पी और प्रोटोपोरफायरिन 9 और हीम। ठीक है, स्टेप्स याद हो गए। अब हम एंजाइम्स की तरफ मूव करते हैं। एला does 3 oxidation on ferrochelatase। ठीक है, ए एला सिंथेस 3D आएंगे। ठीक है, फर्स्ट डी एला डी हाइड्रोटेस, सेकेंड डी पोरफाबिलिनोजन डीएमाइनेज, थर्ड डी यूरोपोरफिनोजन डी कार्बोक्सिलेज। ऑक्सीडेशन को पोरफिनोजन ऑक्सीडेज ऑन प्रोटोपोरफिनोजन ऑक्सीडेज और फेरोचेलाटेज। ठीक है, एंजाइम याद करने की एक और निमोनिक भी होती है, सरदार ड्रॉप 3 कप ऑन 3 ऑरेंजेस ऑन फ्लोर। ठीक है, तो सरदार का एस, ड्रॉप 3 उसमें ये 3D आ जाएंगे। ऑरेंजेस और ऑक्सीडेज कोपोरफिनोजन ऑक्सीडेज ऑन प्रोटोपोरफिनोजन ऑक्सीडेज फ्लोर फेरोचेलाटेज। ठीक है, आपको जो इजी लगती है आप वो कर लीजिएगा। अब पोरफायरिया की तरफ मूव करते हैं। इस स्टेप में कोई भी एंजाइम अगर डेफिशिएंट हो जाता है तो आपको पता है कि पीछे वाला जो स्टेप है, जैसे एला डिहाइड्रोटेज डेफिशिएंट हो गया तो ALA एक्यूमुलेट हो जाएगा, यूरिन में आएगा और हमारे पास जो लास्ट स्टेप है हीम, वो नहीं बनेगा। और इसमें जो आपके पास सिम्टम्स आएंगे, किसी भी पोरफायरिया में भी हम सिंपल बात कर रहे हैं, कोई भी पोरफायरिया आप ले लो, तो उसमें हमारे पास जो भी एंजाइम किसी एंजाइम की डेफिशिएंसी से होता है, तो इस हीम सिंथेसिस पाथवे में कोई भी एंजाइम डेफिशिएंट होगा, उससे बिल्कुल पीछे वाला जो स्टेप होगा वो यूरिन में आपके पास एक्यूमुलेट होगा। वो आपके जब क्लिनिकल आएगा तो आपको मिलेगा। अगर आपको क्लिनिकल आता है कि पोरफाबिलिनोजन एक्यूमुलेट हो गया यूरिन में और आगे जो है वो हीम नहीं बन रहा और आपको बताएं कि ये कौन से वाला पोरफायरिया, नाम मैं आपको बाद में भी करवाती हूँ, तो आपको पता चलेगा कि पोरफाबिलिनोजन डीएमाइनेज की डेफिशिएंसी है। ठीक है, इस तरह से। और सिम्टम्स में आपके पास एनीमिया के सिम्टम्स भी आएंगे। ठीक है, एनीमिया के सिम्टम्स भी आते हैं क्योंकि इसमें हीम नहीं होगा। हीम नहीं होगा तो HB में ये प्रोस्थेटिक ग्रुप था, HB नहीं बनेगा। HB नहीं बनेगा तो रेड ब्लड सेल में HB ही तो ऑक्सीजन को बाइंड करता था, तो वो ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र नहीं होगा। ऑक्सीजन ट्रांसफ़र नहीं होगा, सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो एनीमिया डेवलप होगा। ठीक है, सारे सिम्टम्स एनीमिया के भी डेवलप होंगे। आपको फैटीग और मसल पेन, ठीक है, वो सारा कुछ जो है एनीमिया में जो आपने पढ़ा हुआ है वो सारा भी इस पे पोरफायरिया में भी डेवलप हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा पोरफायरिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम होती है फोटो सेंसिटिविटी।
तो ये इसमें याद रखिएगा कि बस इसका आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि फोटो सेंसिटिविटी कब डेवलप होती है। फोटो सेंसिटिविटी सिर्फ तब डेवलप होगी जब रिंग डेवलप हो चुकी होगी। यूरोप और फिनोजन में रिंग जो है वो क्लोज हो जाती है, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पे जब रिंग क्लोज हो जाती है, रिंग क्लोजर हो जाता है, तो इसके बाद आगे जितने भी पोरफारिया होंगे उसमें आपको फोटो सेंसिटिविटी दिखेगी, इससे पहले वाले पोरफारिया में नहीं दिखेगी। चलें अब हम पोरफारिया याद करते हैं। इसकी जो आपने स्टार्ट करना है ना, पोरफारिया आपको समझ आ गया क्या होता है। अब हम देखते हैं कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट होगा तो उसका क्या नाम होगा, ठीक है। तो अब हम ये स्टार्ट करेंगे यहाँ से, पोरफाबिलिनोजन डीएमाइनेज से। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है जी, ठीक है। तो यहाँ है हमारे पास, अगर पोरफाबिलिनोजन डीएमाइनेज डेफिशिएंट होगा तो फिर हमारे पास जो पोरफारिया होगा वो है एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफारिया। अच्छा, वैसे आप एक काम करें कि पोरफारिया स्टार्ट करने से पहले ना ये जो हीम सिंथेसिस का पाथवे है और ये जो 2 निमोनिक मैंने एंजाइम के लिए और एक स्टेप्स के लिए बताई है, ये कॉपी और पेंसिल लेकर उसको एक बार ड्रॉ करके देखें कि हीम सिंथेसिस आप इजीली ड्रॉ कर पा रहे हैं। अगर आपको ये इजीली फिंगर टिप्स पे हो गया है तो आपके पास पोरफारिया फिर कोई चीज़ ही नहीं है करने वाली। चलें, तो एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफारिया, आपके पास पोरफाबिलिनोजन डीएमाइनेज अगर डेफिशिएंट है तो एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफारिया, अगर ये डेफिशिएंट है तो कंजेनिटल इरेथ्रोपोइटिक पोरफायरिया, कंजेनिटल इरेथ्रोपोइटिक पोरफायरिया, ठीक है। अगर ये वाला एंजाइम डेफिशिएंट हो जाए तो पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्डा। ये बहुत कॉमन है, अगर कोई ना भी पता हो ना तो ये बहुत, मतलब इसका क्लिनिकल तो मस्ट आता होता है पेपर में, अगर ज़्यादातर चांसेस इसके होते हैं। अगर ये वाला एंजाइम डेफिशिएंट हो तो हेरिडिटरी कोप्रोपोरफायरिया, अगर ये वाला एंजाइम डेफिशिएंट हो जाए तो वेरीगेट पोरफायरिया, अगर ये वाला एंजाइम डेफिशिएंट हो जाए तो रेथ्रोपोइटिक प्रोटो पोरफायरिया। चलें जी, नहीं याद हुआ, मुश्किल लग रहा है। चलें अब हम निमोनिक याद करते हैं। ये मेरी बनाई हुई निमोनिक है, अगर आपको समझ आ जाए। आपको पता है एग फ्रूट क्या होता है? गूगल करके देख लें, बड़े मज़े का होता है। आ क्यूट प्रिटी एंड हैंडसम vegetable is egg fruit. A acute intermittent porphyria, skewed congenital erythropoietic porphyria, pretty porphyria cutanea tarda, handsome hereditary coproporphyria, vegetable variegate porphyria, egg fruit erythropoietic porphyria। हो गया क्लियर? ये इतनी सी बात थी जी। स्टार्ट बस कहाँ से करना है ये याद रखिएगा कि पोरफाबिलिनोजन डीएमाइनेज, जिसका दूसरा नाम है हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन सिंथेज, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है पोरफारिया की ये निमोनिक, और ये चलते जाना, ये नाम हो गए। फिर उसके बाद आपको पता है फोटो सेंसिटिविटी, अब आप मुझे खुद बताते जाएं। इसमें एक्यूट इंटरमिटेंट पोरफारिया बाकी आपने खुद लिख देना है कि जो पोरफाबिलिनोजन यूरिन में आ रहा है, हाइड्रोक्सी मिथाइल बिलेन जो है और नहीं है, हीम सिंथेसिस नहीं हो रही, एनीमिया के सिम्टम डेवलप हो रहे हैं, फोटो सेंसिटिविटी होगी इसमें? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे वो बना ही नहीं था आपके पास रिंग। कंजेनिटल इरेथ्रोपोइटिक पोरफायरिया, तो इसमें हमारे पास ये यूरोप और फिनोजन 3 तो नहीं बनता, लेकिन यूरोप और फिनोजन 1 बन जाता है। तो फोटो सेंसिटिविटी होगी, बिल्कुल होगी। पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्डा, अब यहाँ पे तो यूरोप और फिनोजन 3 तो रिंग है, तो ये अगर यूरिन में आएगा तो जाहिर है फोटो सेंसिटिविटी पेशेंट में आपको दिखेगी, इन सब में फोटो सेंसिटिविटी आपको दिखेगी, ठीक है। रेथोपोटिक प्रोटोपोरफायरिया में फेरोचिलाटेज नहीं होगा, प्रोटोपोरफायरिन 9 होगा लेकिन हीम नहीं बना होगा, तो फिर एनीमिया वाले सिम्टम, ठीक है। एनीमिया वाले सिम्टम आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। बाकी साथ में इनके साइन एंड सिम्टम में आपको मसल पेन जो है, या ये जो है ना मसल क्रैम्प, ये जब पोरफायरिया अटैक होता है तो ये तो बहुत एब्डोमिनल क्रैम्प जो है ये आपको बहुत ज़्यादा दिखता है, ठीक है। सब में इसमें कर लीजिएगा। फोटो सेंसिटिविटी हो गई आपकी, और ये भी हो गया, पोरफायरिया भी हो गया। अब बस एक चीज़ आपको शायद मसला करती हो, वो ये कि ये AD और AR लिखा होता है बुक में, जहाँ से भी आप करते हैं। ये क्या है जी? और AD है ऑटोजोमल डोमिनेंट, AR है ऑटोजोमल रिसेसिव।
अब जी इसका भी आप याद करने का ये तरीका देख लें कि निमोनिक है, क्यूट क्यूट होता है ना, क्यूट होता है लाडला बच्चा। जो लाडला बच्चा होता है इसको थोड़ा सा ज़्यादा प्यार मिलता है, और ये सबसे डिफरेंट होता है। ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, AR है, बाकी सारे AD है। क्यूट जी निराला है, ये चाहता है कि मुझे वो चीज़ मिले जो किसी को भी ना मिली हो, तो उसने कहा कि मैं सबसे डिफरेंट होना चाहता हूँ, तो इसलिए वो AR है, बाकी सारे AD हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है, पोर्फायरिया हो गया। अब जी हमारे पास लेड पॉइजनिंग ये बची हुई है अभी तक। लेड पॉइजनिंग, चलो जी, लेड पॉइजनिंग जो है ना, ये दो एंजाइम को मतलब कर सकती है डिस्टर्ब ना। एक एला डिहाइड्रोटेज ना, इसमें आपको पता होना चाहिए कि जिंक जो है ना, ये को फैक्टर है एला डिहाइड्रोटेज में। तो अगर आपके पास लेड इसको रिप्लेस कर दे, ये आ जाएगा, तो ये इनहिबिट हो जाएगा एंजाइम। ये इनहिबिट हो जाएगा तो आगे फिर पोर्फोबिलिनोजन ही बनेगा और सारा कुछ। ठीक है, और इसके अलावा ये फेरोचिलाटेज को भी करता है, दो एंजाइम है। ठीक है, एला डिहाइड्रोटेज और फेरोचिलाटेज। ठीक है, ये हो गई आपकी हीम सिंथेसिस, आपकी हो गई। एला प्लेस्ड इन यूरिन कप प्रोड्यूस प्रोड्यूसेस हीम। एला डज 3 ऑक्सीडेशन ऑन फेरोचिलाटेज। या सरदार ड्रॉप 3 ऑरेंजेस ऑन फ्लोर। और ये अक्यूट प्रीटी हैंडसम वेजिटेबल इज एग फ्रूट। पोर्फायरिया भी हो गया। लेड पॉइजनिंग आप करते हैं एला डिहाइड्रोटेज और फेरोचिलाटेज। चलें जी, अगर छोटी सी वीडियो में आपके पास एक मुश्किल सा टॉपिक तैयार हो जाए तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए होता है जी। एटलीस्ट बुक में याद रट्टा लगाने से इतनी मुश्किल होता है। चलो, अब ये जल्दी जल्दी से इसको पढ़ें और मुझे इसका आंसर दें। 40 ये क्लिनिकल है, ये आपको आना चाहिए, अब तो आपको आना चाहिए क्लिनिकल सॉल्व करना पोर्फायरिया का। अब 48 ये ओल्ड मैन डेवलप्ड एब्डोमिनल पेन। मैंने आपसे पहले कहा था एब्डोमिनल पेन जो है पोर्फायरिया में, पोर्फायरिया अटैक में मतलब बहुत कॉमन है ना। कॉलिक, मसल पेन, फटीग, एनीमिया भी तो होगा, तो फटीग भी होगी। फॉलोइंग अ 3 वीक हॉस्पिटलाइजेशन एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया वाज इनिशियली डायग्नोस्ड बेस्ड ऑन द हाई लेवल ऑफ यूरिनरी ALA। ठीक है, अब यूरिन में क्या आ रहा है, ALA। ठीक है, जल्दी जल्दी सोचें, यूरिन में ALA आ रहा था, उन्होंने कहा एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया। आगे भी चलें ज़रा। Subsequent analysis of patient RBC revealed that 70% contained elevated levels of zinc, protoporphyrin and a new diagnosis was made। वो पूछ रहे हैं कि जी उन्होंने डायग्नोस तो किया था एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया, उन्होंने डायग्नोस तो किया था एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया। क्यों? क्योंकि ALA ज़्यादा था, तो उन्होंने कहा ALA ज़्यादा, ये दोनों स्टेप ज़्यादा है, इसका मतलब पोर्फोबिलिनोजन डीएमाइनेज की डेफिशिएंसी है, मतलब एक्यूट इंटरमिटेंट पोर्फायरिया है। लेकिन अब क्या हुआ, बाद में ये हो गया कि उन्होंने देखा कि जिंक भी बॉडी में ज़्यादा है और प्रोटोपोरफायरिन भी ज़्यादा है। अगर तो एला डिहाइड्रोटेज की डेफिशिएंसी होती तो प्रोटोपोरफायरिन तक तो बात पहुंचनी ही नहीं थी, तो ये कैसे ज़्यादा हुआ? तो मतलब माजरा कुछ और है, उन्होंने नया डायग्नोसिस किया है और आपने वो डायग्नोसिस बताना है। ठीक है, ये दोबारा से देख लें क्लिनिकल। अब इसमें क्या है, जल्दी से सोचें सोचें सोचें, शाबाश। उसमें जी आपके पास लेड पॉइजनिंग हुई है, लेड पॉइजनिंग हुई, उसने इस एंजाइम, ये एंजाइम की डेफिशिएंसी नहीं थी, एंजाइम इनहिबिट हो गया लेड की वजह से, और उस वजह से ALA भी ज़्यादा हो गया, उस वजह से प्रोटोपोरफायरिन भी ज़्यादा हो गया, क्योंकि फेरोचिलाटेज की भी जो है वो लेड पॉइजनिंग हो गई है। तो ये प्रोटोपोरफायरिन भी ज़्यादा हो गया आपके पास, और जिंक भी जो है, जो एला डिहाइड्रोटेज के साथ मिलके आगे सारा स्टेप चला रहा था। जब वो एला डिहाइड्रोटेज ने जी लेड के साथ चला गया, वो अपने दुश्मन के साथ चला गया, उसने अपने दोस्त जिंक को छोड़ दिया है, तब जिंक उदास है, ये ब्लड में आवारागर्दी कर रहा है, तो आपको ब्लड में जिंक भी मिलेगा। ठीक है, और यूरिन में आपके पास ALA भी आएगा, ये वाले स्टेप भी आएंगे। ठीक है, थोड़े थोड़े, और प्रोटोपोरफायरिन भी आ जाएगा क्योंकि फेरोचिलाटेज भी आ रहा है, लेकिन हीम नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ से भी आपने इनहिबिट कर दिया स्टेप को, थोड़ा थोड़ा जो बच के आगे आया था वो फेरोचिलाटेज के इनहिबिशन ने भी इनहिबिट कर दिया, तो हीम तो आपके पास नहीं आएगा, तो एनीमिया वाले सिम्टम, फटीग वगैरह भी हो जाएगा। ठीक है, ओके जी, बेस्ट ऑफ लक। आई होप कि अब आपके पास हीम सिंथेसिस पाथवे, उसके स्टेप्स, उसके एंजाइम्स, पोरफायरिया, उनके टाइप्स और क्लिनिकल सॉल्व करना आपके लिए फिंगर टिप्स पे हो गया हो। बाकी बेस्ट ऑफ लक। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपको कोई कंफ्यूजन हुई हो तो, या कोई भी प्रॉब्लम हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।